तीसरे चरण का मतदान जो है वो कल संपन्न हो गया। मतलब तीसरे चरण का वोटिंग जो है वो कर लिया गया। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान हुआ। 5 लोकसभा सीट में 2 ऐसी सीटें हैं जो कि महागठबंधन के साथ जाते हुए दिख रही हैं। मतलब महागठबंधन वहां पर लीड ले रही है, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए गठबंधन आगे है। 1 सीट पर कांटे की लड़ाई है। ये सारा विवरण आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, जो रिपोर्ट छन कर अब बाहर आ रहा है। देखिए, कल शाम से लगातार हम कई पत्रकारों से बात कर रहे हैं, कई वोटर से भी जो क्षेत्र में है उनका भी जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है वो भी एनालिसिस किया जा रहा है, और उसके बाद जो खबर फिल्टर होकर आया है वो आपसे हम साझा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सुकून का बात कल दिखा वो मौसम रहा। मौसम बिहार में बड़ा सुहावना हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, जिसके कारण वोटर्स का जो जोश है, जो मतदाताओं का एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड फेज में गर्मी के कारण कम वोटिंग हुआ, लेकिन थर्ड फेज में वोटिंग जो है वो निर्वाचन आयोग के दृष्टिकोण से भी और आम जनता लोकतंत्र जो होता है उसके दृष्टिकोण से भी वोटिंग अच्छा हुआ है। पहले शॉर्ट में आपको हम जरा सा वोटिंग का परसेंटेज दिखा देते हैं। देखिए, झंझारपुर में 55.5%, सुपौल में 62.4%, अररिया में 62.8%, मधेपुरा में 61% और खगड़िया में 58.2%। मतलब कुल मिला जुलाकर करीब 60% मतदान कल इन 5 लोकसभा सीटों पर हुआ है। चलिए अब हम आते हैं सीटों के विश्लेषण पर कि कौन सी सीट किधर जाते हुए दिख रहा है। महागठबंधन तेजस्वी यादव फैक्टर बने या बीजेपी नरेंद्र मोदी फैक्टर बने, कई तरह के सवाल हैं। देखिए, सबसे पहले उस सीट की हम चर्चा कर ले जो सीट पे कांटे की लड़ाई है। मतलब जो सीट फंसते हुए दिख रहा है, जहां पर पिक्चर क्लियर नहीं है कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, या हार जीत का जो मार्जिन होगा वो बेहद कम होगा। झंझारपुर की हम बात कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला था, बसपा से गुलाब यादव था। सवाल है कि क्या वहां पर गुलाब खिलेगा या नहीं खिलेगा। दूसरी तरफ सुमन कुमार महासेठ जो कि वीआईपी पार्टी से थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, और रामप्रीत मंडल जो कि मौजूदा सांसद भी उस इलाके से रहे, उस संसदीय सीट से रहे, और वो जदयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, वहां पर पचपनिया फैक्टर जिसकी चर्चा हमने कई बार की है, जो अति पिछड़ा होता है, करीब 40% के आसपास है। 55 अति पिछड़ी जातियों को जोड़कर वहां पचपनिया बनता है, और वो जो 40% वोट है वो नीतीश कुमार का कैडर वोटर माना जाता है। और इस बार भी 2024 में भी वो वोटर जो है वो पूरी तरीके से जदयू के प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के साथ जाते हुए दिखा है। इसके अलावा यादव वहां पर बड़ी संख्या में है, करीब 15% के आसपास है। उसमें सेंधमारी जो है, देखिए बड़ी खबर, उसमें सेंधमारी जो है वो गुलाब यादव करने में सफल रहे हैं, और वहीं पर खेल जो है वो महागठबंधन का खराब होते हुए दिखा है। लेकिन जो 15% मुस्लिम है उनका एक मुश्त वोट जो है वो गया है महागठबंधन की तरफ। इसके अलावा 10% जो सवर्ण है वहां पर वो जदयू के साथ गए हैं, और इसके साथ ही साथ वैश्य वोट जो है वहां पर वो भी करीब 10% के आसपास है। और कहा जा रहा है कि वैश्य वोट जो है वो ट्रांसफर सुमन कुमार महासेठ, चूंकि वो समाज से आते हैं, उधर हुआ है। और इसी यही कारण है कि हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि झंझारपुर सीट जो है वो फंस चुका है। मतलब झंझारपुर में अगर रामप्रीत मंडल जीतते भी हैं तो कोई बहुत बड़े मार्जिन से वो जीतते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि रामप्रीत मंडल वहां पर लीड ले रहे हैं, लेकिन सुमन कुमार महासेठ जो कि संघी रहे हैं, पूर्व में आरएसएस के व्यक्ति रहे हैं, वो वहां पर वीआईपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े तो उन्होंने सीट को फंसा दिया है। मतलब झंझारपुर में पिक्चर क्लियर नहीं है, हार और जीत का मार्जिन बेहद कम होगा। अब वैसी 2 सीटों पर हम चर्चा कर लेते हैं जहां पर महागठबंधन लीड ले रही है। सबसे जो पहला सीट है अररिया का सीट। अररिया का सीट इस बार हो सकता है कि प्रदीप कुमार सिंह वहां से चुनाव हार जाए। हालांकि 2 बार के सांसद हैं, 2 टर्म के एमपी हैं, बावजूद इसके वो सीट इस बार एनडीए के हाथ से निकल सकता है, जो खबरें आ रही हैं। देखिए, वहां पर शाहनवाज आलम को प्रत्याशी बनाया गया। शाहनवाज आलम जो कि सरफराज के भाई है, मोहम्मद असलमुद्दीन के बेटे हैं, उस इलाके में बड़ा उनका रुतबा रहा है। मोहम्मद असलमुद्दीन का अररिया में सांसद भी रहे वहां से, और 2014 में वहां पर मोहम्मद असलमुद्दीन जीते। 2018 में जो उपचुनाव हुआ उसमें सरफराज 60,000 वोटों से जीत गए, लेकिन 19 का चुनाव वो हार जाते हैं। 19 में प्रदीप सिंह जीतते हैं। और इस बार जो कहा जा रहा है कि शाहनवाज जो है वो वहां पर बड़े मार्जिन से लीड लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए, 42% वहां पर मुस्लिम वोट है, और करीब 15% के आसपास वहां पर यादव वोट है। मतलब यादव और मुस्लिम का समीकरण करीब 57-58% के आसपास हो जाता है। और यही कारण है कि वहां पर भले ही प्रदीप सिंह जीत गए थे, लेकिन
पिछले बार जिस तरीके से यादव जो है वो कम्युनल लाइन पर जाकर वोट कर दिए थे बीजेपी को, वो समीकरण इस बार अररिया में बनते हुए नहीं दिखा है। तो शाहनवाज जो है वो वहां पर बड़े मार्जिन से लीड ले सकते हैं। दूसरी सीट जहां पर महागठबंधन जीत सकती है और बड़े मार्जिन से जीत सकती है वो सीट खगड़िया है। खगड़िया लगातार चर्चा थी कि राजेश वर्मा वहां पर कमजोर प्रत्याशी हैं, बाहरी बनाम लोकल की लड़ाई थी और राजेश वर्मा के साथ जाति समीकरण भी नहीं सध रहा था। संजय कुमार कुशवाहा, देखिए संजय कुमार कुशवाहा के पिता वहां से विधायक भी रह चुके हैं और संजय कुमार कुशवाहा को सीपीआईएम की तरफ से वहां पर मैदान में उतारा गया, जातीय समीकरण उनके पक्ष में चला गया। मल्लाह वोट जो कि 1.5 लाख था वो भी कहा जा रहा है कि 70 से 75% ट्रांसफर हो गया महागठबंधन की तरफ। इसके अलावा जो 2.5 लाख वहां कुशवाहा वोट था वो संजय कुशवाहा के साथ गया। मतलब सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर खगड़िया में नहीं चल पाया है। बीजेपी की यह दावेदारी कि कुशवाहा वोट एनडीए के साथ है, शायद खगड़िया में ये समीकरण गलत हो गया। और इससे भी बड़ा जो खबर आया कि पासवान वोटर्स जो हैं खगड़िया के वो भी राजेश वर्मा के साथ नहीं गए हैं। मतलब बड़ी सेंधमारी पासवान वोटर्स के बीच भी कर ली गई है। इसके अलावा वाम का वहां पर कैडर वोटर 1 लाख के आसपास है। और इन सब के अलावा आप समझिए कि वहां पर मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ है वो करीब 5 लाख वोट के आसपास आता है। यादव 3.5 लाख और मुस्लिम 1.5 लाख। और यही कारण है कि संजय कुमार कुशवाहा वहां पर ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि जो रिपोर्ट आई है बड़े मार्जिन से, हो सकता है कि 1.5 लाख 2 लाख वोट से भी संजय कुशवाहा खगड़िया सीट को निकाल ले जाए। तो ये खगड़िया का एनालिटिकल रिपोर्ट हुआ। अब इसके अलावा जो 2 सीटें जहां पर एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ी और जीत की दावेदारी भी वहां पर एनडीए की बन रही है। पहले तो मधेपुरा सीट है जहां पर लड़ाई लगभग एक तरफा था। दिनेश चंद्र यादव इस बार चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने प्रोफेसर चंद्रदीप थे जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर भी हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। उनके पिता भी राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव लड़कर सदस्य रह चुके हैं संसद के। पहली बार चुनाव लड़ने उतरे, राजनीतिक तजुर्बा नहीं था और उनके सामने एक दिग्गज थे दिनेश चंद्र यादव। इसके अलावा मधेपुरा का यादव जो है वो जेडीयू के साथ अलाइन हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि कमला लाइन पर वोट होता है, मधेपुरा भी मुस्लिम बाहुल्य है, तो वहां के जो यादव है वो भी ध्रुवीकरण होकर उनका वो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी एनडीए को वोट करते हैं। जदयू के प्रत्याशी वहां से रहे दिनेश चंद्र यादव। और इस बार जो खबर आया कि वहां से दिनेश चंद्र यादव जो है वो जीत रहे हैं। इसके अलावा जो सवर्ण वोटर देखिए बड़ी संख्या में है मधेपुरा में और उनका एक तरफा वोट जो है वो जदयू को गया है। चाहे आप ब्राह्मणों की बात कीजिए 1,70,000 के आसपास है, राजपूत 1,10,000 के आसपास है। इसके अलावा लवकुश वहां पर 1.25 लाख वोट है। लवकुश का जो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहा, खगड़िया में वो नहीं रह पाया लेकिन मधेपुरा में रह गया। इसलिए बड़े मार्जिन से मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जो है वो लीड ले सकते हैं। उनके सामने जो प्रत्याशी बनाए गए कुमार चंद्रदीप वो बेहद कमजोर स्थिति में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक और सीट बचा हुआ है सुपौल। अब सुपौल के बारे में देखिए वहां पर लड़ाई हालांकि दो प्रत्याशियों के बीच था। सुपौल में एक तरफ चंद्रहास चौपाल थे तो दूसरी तरफ दिलेश्वर कामत थे। दिलेश्वर कामत जो सांसद रहे भी हैं, जेडीयू की तरफ से उतारे गए, तो उनके सामने चंद्रहास चौपाल एक नया प्रयोग। हालांकि देखिए वो सीट रिजर्व नहीं है, सुरक्षित सीट सुपौल नहीं है, लेकिन वहां से चंद्रहास चौपाल जो है जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, तो चौपाल जाति से आते हैं, उन पर दाव लगाया गया और कहा जा रहा है कि उनको मतलब जो परास्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो वैद्यनाथ महतो निभा रहे हैं। वैद्यनाथ महतो के बारे में जान लीजिए, पूर्व अधिकारी रहे हैं, वीआरएस लिए हैं और कई महीनों से वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। तो सुपौल में आरजेडी जो है वो आगे होते हुए दिख रहा है। हालांकि देखिए सीट वहां पर भी फंसा हुआ है, हम दावे के साथ नहीं कह सकते। जो रिपोर्ट आया है कि वहां से जदयू आगे है, लेकिन जो वहां से खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं, सुपौल में भी चंद्रहास चौपाल जो है वो बड़े मार्जिन से शायद निकल सकते हैं। कारण उनके साथ जो अनुसूचित जाति है और वैद्यनाथ महतो डैमेज किए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महतो का वोट जो है वो आरजेडी के साथ जाता है, वो कटा है, लेकिन उससे अधिक डैमेज जो है वो दिलेश्वर कामत को कर बैठे हैं। तो वहां पर भी सीट जो है वो लगभग फंसा हुआ है। तो आप मानकर चलिए कि 2 सीट तो पक्के तौर पर महागठबंधन निकाल रही है, 1 सीट पर कांटे की लड़ाई है और जो बाकी 2 सीट है उसमें 1 सीट मधेपुरा पर एनडीए लीड ले सकती है। लेकिन एक और सीट है जहां पर शायद राजद जो है वो फतह कर सकता है। चंद्रहास चौपाल के रूप में नया प्रत्याशी लाया गया, समीकरण बदला गया सुपौल का। तो देखिए परिणाम क्या आता है। लेकिन तीसरे फेज में भी महागठबंधन जो है वो लीड लेते हुए दिख रहा है। मतलब बिहार से जो एनडीए का सपना था 40 में 39 सीटों का, वो तीसरे चरण में भी ध्वस्त होता टूटता हुआ दिख रहा है। तो
कुल मिलाजुलाकर जो 3 फेज का वोटिंग हुआ उसमें अभी तक एनडीए जो है वो पिछड़ते हुए दिख रही है और महागठबंधन आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी 4 फेज और बाकी है। 13 मई को होगा, 20 मई को 5वां फेज होगा, फिर 25 मई को और फिर 1 जून को। समीकरण क्या बनता है उस पर हमारा चर्चा जारी रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।